नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग लेखपाल लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि लेखपाल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं लेखपाल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं लेखपाल एग्जाम के लिए और ये अन्य एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, जैसे कि सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पीसीएल, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए सभी टॉपिक से प्रश्न हैं लेखपाल लाइनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेखपाल लाइनर्स की बाय डेसिमल। ठीक है, तो आज का पहला पॉइंट है लेखपाल लाइनर्स में उत्तर प्रदेश से कुछ फैक्ट लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो पहला फैक्ट है, पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था। तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? 1836 से क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर प्रदेश नाम तो 24 जनवरी 1950 से है। उत्तर प्रदेश नाम है 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, लेकिन उससे उससे पहले उससे पहले कई बार नाम बदले गए हैं, कई बार नाम बदले गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1836 से क्या था? 1836 से प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध था। ठीक है, 1877 से क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक, 1902, ठीक है, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1902 से नाम बदलकर कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, इसके बाद 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। क्या क्या नाम हो गया? 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। तो देखिएगा चार बार नाम बदले गए। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया और उसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत नाम था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत से क्या हो गया? वो बदल करके 24 जनवरी 1950 से प्रदेश का नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश के नाम से है। आगे आपको राजधानी के बारे में भी फैक्ट पता होने चाहिए कि 1836 से क्या थी? आगरा थी। ठीक है, 1858 से प्रयागराज थी, यानी प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज थी और फिर 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ थी, आंशिक रूप से लखनऊ थी 1922 और 1935 में आकर के लखनऊ पूर्णता हो गई। 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णता हो गई। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में और ये राजधानी के बारे में इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ, क्योंकि उससे पहले क्या था? उससे पहले संयुक्त प्रांत था, उससे पहले संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हो गया। तो उत्तर प्रदेश नाम हो गया तब से। ठीक है, संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर ये केवल गठन की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। नोट कीजिएगा इस बात को कि अगर केवल उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन पूछें तो 24 जनवरी 1950, लेकिन अगर पुनर्गठन पूछते हैं, नोट कीजिएगा, पुनर्गठन पूछते हैं तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना 13 जिलों को काटकर। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, इसकी घोषणा कर दी गई। प्रथम राजकीय भाषा क्या होगी? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। ठीक है, हिंदी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी अक्टूबर 1947 से, लेकिन प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी जो है ये सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य हुई? ये भी याद रखना है। ठीक है, अनिवार्य पहले नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, इसे 26 जनवरी 1968 से 1968 से
अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य हुई? तो ये तारीख याद कर लीजिए, 26 जनवरी 1968 से। भैया 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। और इतना पूछा जाए कि सिर्फ इतना पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा ये कब से लागू की गई, तो ये हुई थी अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, लेकिन सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से की गई? तो 26 जनवरी 1968 से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये तो प्रथम राजकीय भाषा है, लेकिन अगर द्वितीय राजकीय भाषा पूछें तो 1989 से उर्दू, 1989 से उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू है, 1989 से उर्दू है। सन बहुत बार पूछा गया है, सन बहुत बार पूछा गया है कि उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब से बनी या कब बनी उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो 1989 से उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा बनी। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ठीक है। 4 ऑप्शन में जल्दबाजी में गलत मत कीजिए, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का है सारस अथवा क्रॉच, सारस अथवा क्रॉच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, नोट कीजिए। देखिएगा ऑप्शन में मोर भी देंगे, ऑप्शन में मोर भी देंगे, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष होगा अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। अशोक तो हो गया, वृक्ष पुष्प की बात करें तो 4 जनवरी 2011 से, 4 जनवरी 2011 से नोट कीजिएगा तारीख, 4 जनवरी 2011 से पलाश या टेंसू, पलाश या टेंसू ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प 4 जनवरी 2011 से है पलाश या टेंसू, पलाश अथवा टेंसू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के खेल भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राजकीय चिन्ह तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कंफ्यूजन वाली बात ये रहेगी, ठीक है। राजकीय चिन्ह हर जगह बना रहता है, लेकिन कि फिर भी ध्यान नहीं देते लोग। आपको ध्यान रखना है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह? एक वृत्त में 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। कब से स्वीकृत हुआ? 1938 से स्वीकृत हुआ। इतना आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब से स्वीकृत हुआ? तो 1938 से स्वीकृत हुआ। क्या है राजकीय चिन्ह? यह भी आपको याद रखना है कि एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। 1938 से स्वीकृत हुआ, 1938 में स्वीकृत हुआ। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन है? नोएडा व आगरा, नोएडा व आगरा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। ये भी आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश से VIMP फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बताइए निम्न में से कौन सा होगा? तो नोएडा व आगरा होगा, नोएडा व आगरा, ठीक है। नोएडा व आगरा दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो नोएडा हो तो नोएडा लगाइए, आगरा हो तो आगरा लगाइए, दोनों होगा तो दोनों ही ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे, ए या बी, बी या सी, ठीक है। ए और बी, बी और सी इस तरह से दिया होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी याद रखना है कि नोएडा व आगरा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगी, ठीक है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लता का। देखिए यहां पर पर्यायवाची दिया गया, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया कि लेखपाल लाइनर्स में, लेखपाल लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे, ठीक है। 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा प्लीज, हिंदी को आप लोग बिल्कुल याद कर डालिए, तैयार कर डालिए जो भी सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे कि लता शब्द का पर्यायवाची, तो लता का है लता, बल्लरी, बल्ली और बेली, ठीक है। ये लता शब्द का पर्यायवाची क्या क्या है फिर से नोट कीजिएगा, लता, बल्लरी, बल्ली, बेली, लता, बल्लरी, बल्ली और बेली ये लता शब्द के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है सोने का, सोने का, ठीक है। सोने का ये स्वर्ण होगा, ऊपर रा है, सोने का पर्यायवाची दिया गया है सोना। स्वर्ण ताम्रस, स्वर्ण ताम्रस, स्वर्ण ताम्रस, ठीक है। हिरण्य, हेन, हारक, जातरूप, स्वर्ण कंचन, नोट कीजिए। स्वर्ण होगा सोने का पर्यायवाची नाम, ताम्रस होगा, हिरण्य होगा, हेन होगा,
हारक होगा, जातरूप होगा, स्वर्ण होगा, कंचन होगा, इस तरह से आपको सारे पर्यायवाची रट डालने हैं, ठीक है। और सुपर टेट ये लेखपाल लाइनर्स में, लेखपाल लाइनर्स की वीडियो में हर टॉपिक से प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे, तो लेखपाल लाइनर्स को देखना बिल्कुल बिल्कुल आप लोग भूलिए नहीं, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पर, इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर डालिए, ठीक है। लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक देखिए, इसके पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, साथ ही साथ लेखपाल लाइनर से ही रिलेटेड सुपर टेट लाइनर्स के नाम से, सुपर टेट लाइनर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा वॉच कर डालिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल डालिए, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी डेसिमल के, इसको भी पूरा वॉच कर डालिए। लेखपाल एग्जाम के लिए काफी हेल्प यहां से मिलेगी, सभी टॉपिक से यहां भी प्रश्न मिलेंगे, तो लेखपाल लाइनर्स की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोग जरूर देखिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, देखिएगा यहां पर दिया है समास, ठीक है। तो ये जो समास है नोट कर लीजिए, समास को नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर जो भी समास है सारे के सारे नोट कर डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से पूछ लिया जाएगा, बताइए पंकज में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास लगाइए। निशाचर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। प्रधानमंत्री बहुब्रीहि समास। गिरधर बहुब्रीहि समास। पीतांबर में बहुब्रीहि समास, ठीक है। चंद्रमौली बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास, ठीक है। लंबोदर, चतुर्भुज और दशानन, त्रिलोचन, इन सभी में बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल याद कर डालिए, इन सभी को बिल्कुल सीरियस याद कर डालिए। पंकज, निशाचर, प्रधानमंत्री, गिरधर, पीतांबर, चंद्रमौली, मृत्युंजय, लंबोदर, चतुर्भुज, दशानन और त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, यहाँ पर आपको पर्यायवाची भी मिलेगा, समास भी मिलेगा, हर टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, तो यहाँ पर समास याद कर लीजिए, इन सबको सारे शब्दों में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। बहुब्रीहि के एग्जाम्पल लिए गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय देखिए कौन कौन से हैं, अड़ियल, मड़ियल और सड़ियल, इनमें कौन सा प्रत्यय है, नोट कीजिए। अड़ियल, मड़ियल और आपका सड़ियल, इसमें है ईयल प्रत्यय। क्या है, ईयल प्रत्यय। इसी तरह से धीरे, पीछे, बदले, लेखे, ठीक है, इनमें ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय, ठीक, प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय। अड़ियल, मड़ियल, सड़ियल में ईयल प्रत्यय है, धीरे, पीछे, बदले, लेख, सामने में ए प्रत्यय है। आगे देखेंगे मुहावरे दिए हैं, यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, जैसे दांत काटी रोटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दांत काटी रोटी मुहावरे आते हैं, इसमें सिलेबस में है लेखपाल के। तो दांत काटी रोटी का होगा गहरी दोस्ती। क्या होगा, गहरी दोस्ती। आगे बढ़ते हैं, आंखें नीली पीली करना, इसका बताइए मुहावरा क्या होगा। आंखें नीली पीली करना, इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, इसका अर्थ होगा नाराज होना। आंखें नीली पीली करना का मतलब क्या होता है, नाराज करना, याद कर लीजिए, नाराज करना होता है। दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। आगे देखेंगे, पगड़ी रखना, पगड़ी रखना का मतलब होता है मान रखना। पगड़ी रखना शब्द का जो है, पगड़ी रखना, इस मुहावरे का अर्थ होगा मान रखना। क्या होगा, मान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, बांसो उछलना भैया, बांसो उछलना, इस मुहावरे का अर्थ है काफी खुश होना। नशा उतरना का होगा घमंड उतरना, नशा उतरना पर्यायवाची, सॉरी ये मुहावरा है, नशा उतरना मुहावरे का अर्थ होगा घमंड उतरना। इसी तरह से आगे देखिएगा, यहाँ पर संधियां दी गई हैं, संधि से प्रश्न है, तो संधि भी इंपॉर्टेंट है। निर्जीव में कौन सा होगा, निह प्लस जीव, निर्जीव, ठीक है। निर्दोष में निह प्लस दोष, ठीक है। और धर्मोपदेश में धर्म प्लस उपदेश, इसका संधि विच्छेद होगा। तदुपरांत में तत् प्लस उपरांत, नोट कीजिएगा, यहां से है ये तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत का संधि विच्छेद, तत् प्लस उपरांत, धर्मोपदेश का धर्म प्लस उपदेश, निर्दोष का निह प्लस दोष और निर्जीव का निह प्लस जीव होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी टॉपिक से प्रश्न जो है रिवाइज करने हैं, सभी टॉपिक से रिवाइज करने हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, संविधान का भाग 4, नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। संविधान का भाग 4 पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन होंगे आपको, नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा, नीति निदेशक तत्व से संबंधित है संविधान का भाग 4, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। अगर आपने सुपर टेट लाइनर्स या फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल देखी है तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं VLSI, ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न है, कंप्यूटर से है, जैसा कि बताया सभी टॉपिक से प्रश्न है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त कौन होगा? स्कंदगुप्त होगा कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, यहाँ पर स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे स्कंदगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 455 ईस्वी में। और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। ठीक है, कंप्यूटर से भी प्रश्न आपको याद रखने हैं। वीएलएसआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे एमआईपीएस का फुल फॉर्म दिया गया, एमआईपीएस का मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एमआईपीएस का फुल फॉर्म होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के भी प्रश्न आ सकते हैं, कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे। लेखपाल लर्नर्स की वीडियो में आपको कंप्यूटर से भी प्रश्न मिलेंगे, तो आप लोग इन्हें भी रिवाइज करिए, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न आने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? नोट कीजिए, विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे चौड़ा जलप्रपात विश्व में तो खून जलप्रपात है। चंद्रमा, सूर्य, और ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए कि खून जलप्रपात है कहाँ? लाओस में। कहां पर है? लाओस में, लाओस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला है चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीध में कब आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। नोट कीजिए चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, मून, सन, ठीक है, और पृथ्वी, ये तीनों ही मून, सन और पृथ्वी, ठीक है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एमएसई इस तरह से, मून होगा, सन होगा, अर्थ होगा, मून होगा, सन होगा, अर्थ। ठीक, एमएसई इस तरह से याद कर लीजिए, टिक बना करके इस तरह से याद कर लीजिए कि एक सीध में कब होंगे? जब अमावस्या और पूर्णिमा होगी। ठीक, इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर खेल से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, और रग्बी फुटबॉल में भैया होती है 15। वेरी इंपॉर्टेंट, रग्बी फुटबॉल में होती है 15 और वाटर पोलो में होती है 7। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी है। नोट कीजिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ वीआईएमपी फैक्ट डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ये इसका विधानमंडल जो है ये द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विधानमंडल है ये कैसा है? द्विसदनात्मक है। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? तो याद रखिए 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। इतने 8 राज्य ये जो है एनसीआर में सम्मिलित हैं उत्तर प्रदेश के जिले। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में प्रति वर्ष, जनवरी में प्रति वर्ष। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो ये थी सुपर यूपी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो, लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो। ठीक है, एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में, लेखपाल लाइनर्स की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।